Hello everyone, welcome to Study with Chitralekha. I hope you must be doing good and your studies must be going very well. तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग मौलिक अधिकार या फिर मूल अधिकार पढ़ने वाले हैं, जिन्हें कि हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। ये पॉलिटी का एक इम्पॉर्टेंट भाग है। आज की क्लास में हम लोग मूल अधिकारों को पढ़ेंगे, उनके बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से मूल अधिकार हमारे सिलेबस के अलावा दैनिक जीवन में भी एक व्यक्ति की गरिमा को स्थापित करने के लिए किस तरीके से आवश्यक होते हैं। तो यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, नोटिफिकेशंस में ऑल कर लीजिए, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए और मुझे सपोर्ट करिए। और अगर आप लोगों ने चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। माय डियर फ्रेंड्स, इससे पहले के जो भी पार्ट्स हैं, आज हम लोग भाग 3 पढ़ने वाले हैं। तो भाग 1 और 2 की क्लास मैं पहले ही आप लोगों को करवा चुकी हूँ, वीडियोस मैं पहले ही बना चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है, भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र आते हैं, दूसरे भाग में नागरिकता आती है। ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस भी आते हैं। तो अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में आप लोग देख सकते हैं, अदरवाइज आई विल गिव यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। बेसिकली मैं पहले आप लोगों को मौलिक अधिकार जिन्हें हम कह रहे हैं, इनका एक बैकग्राउंड बताती हूँ कि ये कहाँ से आए और इनका हमारे जीवन में क्या उपयोग है, इसके बारे में भी हम पहले चर्चा करेंगे। तो जो मौलिक अधिकार हैं, इनको यूएस के बिल ऑफ राइट्स से लिया गया है। ठीक है, यूएस का जो बिल ऑफ राइट्स है, यहाँ से मौलिक अधिकारों को लिया गया है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। बिल ऑफ राइट्स कभी कभी एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। तो बिल ऑफ राइट्स से मौलिक अधिकार भारत में लिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं कि मौलिक अधिकारों का जो आइडिया है भारतीय संविधान में कहाँ से जनरेट हुआ। तो नेहरू रिपोर्ट जो कि 1928 में पेश की गई थी, नेहरू रिपोर्ट के द्वारा मूल अधिकारों को भारतीय संविधान में शामिल करने की बात कही गई थी, ऐसा सोचा गया था। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि जो मूल अधिकार हैं, जो जिन्हें हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, फंडामेंटल राइट्स भारतीय संविधान के भाग 3 का भाग है। अर्थात भाग 3 में जो है संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण है। इन्हें भारत का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो अब हम देख लेते हैं मैग्ना कार्टा एक्चुअली होता क्या है। मैग्ना कार्टा एक तरीके का एक डॉक्यूमेंट है जो कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से आया है। ठीक है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से इसको लिया गया है। सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने जो है एक यूरोप में उस समय बहस चल रही थी, अमेरिका अपनी आज़ादी की मांग कर रहा था। तो वहाँ पे जो यूरोप के देशों में जो इंग्लैंड के राजा थे, तो उन्होंने सबसे पहले एक डॉक्यूमेंट जारी किया और वहाँ पे इन्होंने एक लिस्ट बना कर के दी। नागरिक जो थे वो आंदोलन कर रहे थे कि हमको हमारे अधिकार दिए जाने चाहिए। तो उन्होंने एक लिस्ट जारी की, जिसमें बताया गया कि यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको ये अधिकार मिलेगा। इफ़ यू विल फॉलो दिस रूल देन यू विल गेट दिस, इफ़ यू विल फॉलो दिस रूल एंड यू विल गेट दिस। तब जो डॉक्यूमेंट जारी हुआ उसको ही मैग्ना कार्टा कहा गया। तो जो मैग्ना कार्टा वर्ड है, ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ठीक है, और मैं आप लोगों को यहाँ पर एक बात और बता दूँ कि भारत का जो संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिटन डॉक्यूमेंट। अर्थात भारत का संविधान जो है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, और भारतीयों को सबसे ज़्यादा मूल अधिकार, या हम कहें कि भारतीयों को जो मूल अधिकार हैं वो बहुत ही वाइड रेंज में प्रदान किए गए हैं एज़ कम्पेयर टू अनदर कंट्री। ठीक है, ये बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मूल अधिकार होते क्या हैं, इनका क्या काम है, मूल अधिकारों को क्यों भारतीय संविधान में डाला गया, अब हम इसके बारे में बात करते हैं। तो मौलिक अधिकार बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति के लिए समान, ये कुछ इसको जो है करेक्ट कर लीजिएगा, हर व्यक्ति के लिए समान राष्ट्रहित और राष्ट्रीय एकता और समान हित प्रदान करते हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार जो है किसी भी व्यक्ति में भेदभाव नहीं करते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, जाति का हो,
जाति का हो, गरीब हो, अमीर हो, मौलिक अधिकार सबके लिए बराबर हैं। सभी लोग एक ही तरीके का गरिमापूर्ण जीवन जी सकें, इसलिए मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। ये बात हो गई कि मौलिक अधिकार क्यों भारतीय संविधान में शामिल किए गए, ताकि सभी को एक ही समान रूप से गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार मिल सके। अब मौलिक अधिकारों का अर्थ क्या होता है, अब हम जानते हैं। राजनीतिक लोकतंत्रों के आदर्शों की उन्नति का जो अर्थ है वो मौलिक अधिकारों से लगाया जाता है। तो ये जो प्रावधान हैं मौलिक अधिकार के अंतर्गत जो आते हैं भारतीय संविधान में, इनका उद्देश्य है कानून की सरकार बनाना या विधि की सरकार बनाना, ना कि किसी व्यक्ति विशेष की, ठीक है, ना कि किसी व्यक्ति विशेष की। आगे कह रहा है मूल अधिकार जो हैं व्यक्ति जो भी हैं, भारत के जो नागरिक हैं, मूल अधिकार उनका चहुमुखी विकास करते हैं। चहुमुखी विकास मीन्स बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक रूप से किसी भी व्यक्ति का विकास हो सके, उसके सोचने की क्षमता का जो स्तर है वो ऊंचे से ऊंचे स्तर पर पहुंच सके, इस तरीके से, या जो इनका गोल है मौलिक अधिकारों का, ये रखा गया है, ये निर्धारित किया गया है भारतीय संविधान के अंतर्गत। अब हम आगे देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है मूल रूप से संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। हम सभी जानते हैं जब संविधान 1950 में लागू हुआ था, उस समय भारतीय संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति का अधिकार जो था, अनुच्छेद 31 के अंतर्गत जो आता था, उसको हटा दिया गया मौलिक अधिकारों की कैटेगरी से और विधिक अधिकार बना दिया गया, जो कि अभी अनुच्छेद 300A के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछ दिया जाता है कि संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा हटाया गया, तो योर आंसर विल बी 44th अमेंडमेंट। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाया गया। और अब इसका कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो आप कहेंगे अनुच्छेद 300A के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब हम चर्चा करेंगे कि वर्तमान में भारतीय संविधान में जो 6 मौलिक अधिकार हैं उनके बारे में हम उनका विस्तृत रूप से वर्णन अभी देखेंगे, उनके बारे में चर्चा करेंगे, सारे एस्पेक्ट्स को पढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में संविधान के तहत नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है। सबसे पहले आता है समानता का अधिकार। ठीक है, समानता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक है, और इसको राइट टू इक्वलिटी भी बोलते हैं। पॉलिटी में इंग्लिश के टर्म्स याद रखना बहुत ज़रूरी है। मैं ना ट्राई कर रही हूँ कि ये क्लास बाईलिंगुअल हो, मैक्सिमम जो टर्म्स हैं मैं आप लोगों को दोनों ही लैंग्वेजेस हिंदी और इंग्लिश में बताऊँ, जिससे कि आप लोगों को एग्ज़ाम्स में कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। ठीक है, अगला जो है नंबर 2 पे आता है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 से 22 तक है। इसमें व्यक्ति को किस प्रकार की स्वतंत्रताएं प्राप्त होनी चाहिए उसके बारे में चर्चा की गई है। और तीसरी जो कैटेगरी है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ये अनुच्छेद 23 और 24 के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद चौथे नंबर की जो कैटेगरी है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक है। अगला जो कैटेगरी है वो है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। ठीक है, जो अल्पसंख्यकों के बारे में इसमें बताया गया है। और जो 6 कैटेगरी है जो कि संविधान का मेन पार्ट है, या हम कहेंगे कि फंडामेंटल राइट्स का बिल्कुल, दिस इज़ जस्ट लाइक हार्ट, जिसे कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। पंडित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा भी है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है संविधान की हृदय और आत्मा है, तो जिसको कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा गया है। तो अनुच्छेद 32 क्या होता है, जब भी किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकारों का, फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा होता है, ठीक है, उसको उसके फंडामेंटल राइट्स से किसी भी व्यक्ति को वंचित किया जा रहा होता है, तो वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट की शरण ले सकता है। तब अनुच्छेद 32 के तहत, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट जो है 5 तरीके की रिट्स जारी करता है। इन्हीं रिट्स के बारे में अनुच्छेद 32 में 32 में बताया गया है। इसके बारे में हम विस्तृत रूप से भी चर्चा करेंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो कैटेगरी है हमें इसमें देखने वाले हैं
समानता का अधिकार। समानता का अधिकार मैं पहले भी बता चुकी हूँ, इसको कहते हैं राइट टू इक्वलिटी, और ये अनुच्छेद 14 से 18 तक है। ठीक है, तो उसके बाद अब अनुच्छेद 14 में क्या आता है? अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समता, इक्वलिटी बिफोर लॉ। ठीक है, इक्वलिटी बिफोर लॉ से यहाँ पे क्या मतलब है हम समझेंगे। राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं रखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जितने भी भारत के नागरिक हैं या हर व्यक्ति को समान विधिक संरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, इसकी बात कर रहा है। तो एक नोट यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। नोट में कह रहे हैं कि विधि के समक्ष समता अर्थात इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है ये ब्रिटिश मूल का विचार है। ये ब्रिटिश मूल का विचार है, ये ब्रिटेन के संविधान से भारतीय संविधान में अडॉप्ट किया गया है। जबकि विधियों का समान संरक्षण जो है, विधियों का समान संरक्षण ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं, तो 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि विधि के समक्ष समता कहाँ के संविधान से अडॉप्ट किया गया है, कहाँ से लिया गया है। तो आप लोगों का जवाब होगा कि ब्रिटेन के संविधान से विधि के समक्ष समता लिया गया है। विधियों का समान संरक्षण टर्म किसके संविधान से अडॉप्ट किया गया है? तो आप लोगों का आंसर होगा अमेरिकी संविधान से ये टर्म लिया गया है। अब बढ़ते हैं अगले अनुच्छेद की ओर। तो जो अगला आर्टिकल है अनुच्छेद 15, इसमें धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का निषेध। इसका मतलब है राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अब इसको इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, किसी भी धर्म को मानने वाला हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैनी, कोई भी धर्म का मानने वाला हो, उसको धर्म के आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता है। जो राइट्स हिंदू को मिलेंगे वो ही मुस्लिम को मिलेंगे या अन्य धर्मों वाले लोगों को भी मिलेंगे। मूल वंश का यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी वंश से बिलोंग करता है उसके आधार पर भी किसी को विभेद नहीं किया जा सकता। ठीक है, जाति का हम सभी जानते हैं, जातियाँ में कोई उच्च वर्ग की जाति है, निम्न वर्ग के लोग हैं, तो इसमें भी कोई विभेद नहीं किया जा सकता। लिंग के आधार पर जितनी समानता पुरुषों को मिलेगी उतनी ही समानता महिलाओं को भी मिलेगी। जन्म स्थान के आधार पर कोई उत्तर प्रदेश में पैदा हुआ है, कोई बिहार में पैदा हुआ है, तो कोई नॉर्थ ईस्ट में पैदा हुआ है, तो कोई अंडमान निकोबार में पैदा हुआ है, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भारतीय संविधान के लिए, भारत सरकार के लिए यहाँ पर हम सभी बराबर हैं। हम भारत के किसी भी कोने में जन्म लें, लेकिन हमारे जन्म के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। और यहाँ पे राज्य का मतलब समझिएगा आप लोग, बार बार राज्य रिपीट हो रहा है। राज्य डज नॉट मीन यूपी, एमपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। राज्य मीन्स द अथॉरिटी। अब अथॉरिटी हम यहाँ पे समझेंगे, अथॉरिटी क्या होता है, राज्य क्या होता है। जो राज्य क्या है, राज्य जो है सरकार को कहा जाएगा। ठीक है, सरकार को कहा जाएगा। उसके बाद राज्य कहा जाएगा, विधानसभा को कहा जाएगा, विधानमंडल को कहा जाएगा। और उसके बाद आप लोग देखिएगा कि राज्य में और कौन सम्मिलित होगा, एयरपोर्ट अथॉरिटी। जो आपकी एयरपोर्ट अथॉरिटी होती है वो भी राज्य होगी। नगर पालिका ये भी राज्य है। ठीक है, ऐसी कोई भी संस्था, ऐसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो कि नागरिकों को इंस्ट्रक्शन दे सके, भारत सरकार के अंतर्गत आती हैं, वो राज्य कहलाता है। ठीक है, राज्य की विस्तृत परिभाषा जो है अनुच्छेद 12 में दी गई है। अनुच्छेद 12 में दी गई है। आर्टिकल 12 यहाँ पे जो 12 से 35 तक हमारे फंडामेंटल राइट हैं। ठीक है, अनुच्छेद 12 में आप लोगों को राज्य की परिभाषा ही बताई गई है कि कौन कौन जो है राज्य के अंतर्गत आएगा। तो अनुच्छेद 12 में क्या दिया गया है, राज्य की परिभाषा दी गई है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये हो गया अनुच्छेद 12। अब यहाँ पे मैं अनुच्छेद 13 भी बता देती हूँ कि अनुच्छेद 13 क्या होता है। अनुच्छेद 13 के बारे में हम देखेंगे। तो अनुच्छेद 12 में हम
में बताया जा रहा है कि राज्य की परिभाषा क्या है, राज्य किस किस को कहा जाएगा। तो मोटा मोटी हम लोग देख लेते हैं इन द होल सोल। राज्य जो है सरकार है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ट्रिब्यूनल्स हो गए, एयरपोर्ट अथॉरिटी हो गई, जो भारत सरकार के अंतर्गत आने वाली संस्थाएं हैं वो हो गई, आपके यहाँ पर नगर पालिका हो गई, नगर निकाय हो गए, और जो है प्राधिकरण हो गए, ये सब राज्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब हम अनुच्छेद 13 देखते हैं कि अनुच्छेद 13 क्या है। अनुच्छेद 13 आपसे कहता है, यहाँ पे मैं लिखे दे रही हूँ आप लोगों के लिए, अनुच्छेद 13 क्या कहता है। अनुच्छेद 13 कहता है कि अल्पीकरण करने की विधियाँ, अल्पीकरण करने की विधियाँ, कहने का मतलब ये है कि फंडामेंटल राइट्स किसी व्यक्ति को प्रदान तो किए जाएंगे, लेकिन यदि वो फंडामेंटल राइट्स किसी दूसरे व्यक्ति की, किसी अन्य व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का हनन कर रहे हैं तो उनका अल्पीकरण कर दिया जाएगा, उनको हटा दिया जाएगा, उनको निषिद्ध कर दिया जाएगा। ये अनुच्छेद 13 कहता है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग अनुच्छेद 16 पे थे, अनुच्छेद 16 पर आते हैं। अनुच्छेद 16 आपसे क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन अथवा नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हम सिंपल शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। लोक नियोजन भाई जिसके लिए हम पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, आप लोग स्टडीज़ कर रहे हैं, मैं आप लोगों को जो पढ़ा रही हूँ। लोक नियोजन अर्थात समझिए यहाँ पर सरकारी नौकरी, ओके, गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहे हैं हम, गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं। तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, तो भाई जो भी सरकारी नौकरियां निकलेंगी, सरकार जो भी नौकरी देगी उसमें सबको किसी भी स्पेशल, मतलब जो भी पद के लिए नौकरी निकलेगी उसमें सबको समान रूप से भर्ती करने का अधिकार, भर्ती होने का अधिकार दिया जाएगा। उसमें किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अपवाद भी समझिए, जिसके अंतर्गत रिजर्वेशन मिलता है कैटेगरी वाइज, उसको भी हम समझेंगे कि इसमें जो अपवाद है, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधान का उल्लेख अनुच्छेद 15(4) और 16(4) में किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कैटेगरी वाइज जो है रिजर्वेशन दिया जाता है, ये संविधान के प्रतिकूल नहीं है। यहाँ पर बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये यहाँ पर इसलिए किया जाता है कि जो समाज के पिछड़े हुए लोग हैं उनको उसी कटघरे में लाके खड़ा करना है। आगे वाले लोग हैं, जो समृद्ध लोग हैं, जो शिक्षित हैं पूरी तरीके से, जिन्हें समान अवसर मिल रहे हैं, जिन्हें अवसर अधिक मिले हैं या जिन्हें समानता पूरी तरीके से मिल रही है, और ऐसे वंचितों को आगे लाना है, उसी भीड़ में शामिल करना है जिसमें कि सब रिसोर्सेज यूज़ करने वाले लोग हैं। तो जो वंचित लोग हैं, यदि हम उनको आगे नहीं बढ़ाएंगे तो जो पिछड़े हैं, जो कम शिक्षित हैं, जहाँ पे जैसे आप ऐसे समझिए कोई भर्ती होती है, ठीक है, कोई आर्मी की भर्ती हो रही है, ठीक, उसमें नॉर्थ ईस्ट वाला बंदा चाहता है, या ये हमारा MP छत्तीसगढ़ का दांतेवाड़ा जो नक्सली एरिया है, वहाँ से कोई कैंडिडेट जाता है, तो उस कैंडिडेट का अगर हाइट भी कम होती है तो क्या करते हैं, चलो उसका रिलैक्सेशन दे दिया जाता है और उसको भर्ती कर लिया जाता है। बिकॉज जो उड़ीसा का कालाहांडी वाला क्षेत्र हो गया, महाराष्ट्र के बहुत सारे एरिया हो गए जो सूखा पीड़ित हैं, ठीक है, तो वहाँ पे उन लोगों को रिलैक्सेशन दे दिया जाता है और भर्ती कर लिया जाता है। बिकॉज कि जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, उनको भी हमें आगे लाना है। तो इस तरीके का जो ये काम है, जो रिजर्वेशन है, ये एक पॉजिटिव स्टेप है, तो ये संविधान के प्रतिकूल नहीं है। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर ये भी कहा जाएगा कि महिला, अब आ जाते हैं हम लिंग में, कि महिलाओं को स्पेशल जब भी कोई एग्ज़ाम होता है, कुछ होता है, तो महिलाओं की अलग से मेरिट लिस्ट बनाई जाती है, ठीक है, या फिर महिलाओं को रिलैक्सेशन दिया जाता है, एज रिलैक्सेशन मिलता है। वो इसलिए कि जो वुमेन एम्पावरमेंट की बात हम लोग करते हैं, महिला कैंडिडेट्स को साथ में लाने की बात करते हैं, तो ये तो तभी हो पाएगा कि एक महिला जो घर संभालती है और भी काम करती है, उसको पढ़ने का समय कम मिला, या फिर
उतने सारे रिसोर्सेज नहीं मिले, चूँकि हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज रहा है। लेकिन आजकल वुमेन एम्पावरमेंट की बहुत सारी बातें हो रही हैं, महिलाओं को अभी समान अधिकार भी दिए जा रहे हैं। तो यदि हम उनको अधिकार नहीं देंगे, उनको एम्पावरमेंट नहीं मिलेगा, तो वो लोग पीछे की पीछे ही रह जाएंगे। तो ये सारे पॉजिटिव स्टेप्स हैं जो कि सभी को, ये किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा है, ये पॉजिटिव स्टेप्स दिए जा रहे हैं जिससे कि जो पिछड़े वंचित लोग हैं वो भी उस कैटेगरी में आ जाएं जहाँ पर कि जो पहले से शिक्षित लोग हैं वो उसी कैटेगरी को बिलोंग करें। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 17 की बात करते हैं। अनुच्छेद 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत, किसी भी रूप में आचरण करना दंडनीय अपराध घोषित किया जाएगा। अब यहाँ पर अस्पृश्यता से हम मतलब समझ लेते हैं, अनटचेबिलिटी भी बोलते हैं इसको। अनटचेबिलिटी, देखिए अनटचेबिलिटी, अब जो है अनटचेबिलिटी या अस्पृश्यता बहुत ख़त्म हो गया है, बहुत कम देखने को मिलता है। शहरी क्षेत्रों में तो ये नहीं मिलता है कि जैसे मेट्रो सिटीज़ की बात करते हैं, भाई दिल्ली मुंबई हो गया, यहाँ पे तो सभी लोग एक समान हैं। ठीक है, दिल्ली मुंबई में आप लोग जा कर के देखिए, हर राज्य के लोग मिलेंगे, हर कास्ट के लोग मिलेंगे, हर धर्म के लोग मिलेंगे, सबको मिलेगा। वहाँ पे लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो इतना पता करें कि हाँ भाई आप किस जो है धर्म को बिलोंग करते हैं, कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। लेकिन हाँ फिर भी होता है। अनटचेबिलिटी का एग्जांपल आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि अभी भी रूरल एरियाज़ में आप जा कर के देखिए, अगर कोई निचली जाति वाला व्यक्ति आता है, ठीक है, कोई नीचे जाति को बिलोंग करता हुआ व्यक्ति किसी के उच्च जाति वाले के यहाँ पहुँचता है, तो फिर क्या होता है, नहीं भाई आप उधर दूर बैठिए, या फिर आप जिस बिस्तर पर वो बैठे हुए हैं उच्च जाति वाले, आप उधर नहीं बैठ सकते। ठीक है, नीचे जाति वाले को ज़मीन पे बिठाएंगे या फिर कहीं और, अगर थोड़े संभ्रांत टाइप के हैं तो कुर्सी पर बिठा देंगे, चेयर पे बिठा देंगे। दिस इज़ कॉल्ड अनटचेबिलिटी। ये अनटचेबिलिटी जो है पहले बहुत देखने को मिलता था, जब हमें आज़ादी मिली थी तब ये चीज़ देखने को मिलती थी। लेकिन जैसे जैसे हमारी शिक्षा का स्तर बढ़ा है, हम लोग शिक्षित हुए हैं, वैसे वैसे ये जो एक तरीके का, मैं यही कहूँगी, ये जो बीमारी थी समाज में, इसको दूर किया है हमारे शिक्षित होने से ये बीमारी दूर हुई है। ठीक है, आगे अब अनटचेबिलिटी को इस तरीके से भी कंसिडर कर सकते हैं कि वो अनटचेबिलिटी वैसे तो एक दंडनीय अपराध है। ठीक है, अगर आप किसी को अस्पर्श मानते हैं और उसके साथ अस्पर्शता का जो है व्यवहार करते हैं, बिहेवियर करते हैं, तो इसके लिए वो बंदा, आप जिसके साथ भी ये होता है, वो जो है कानून की शरण ले सकता है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को ऐसी बीमारी है, ठीक है, जो कि छुआछूत से फैलती है, तो उसको दंडनीय अपराध नहीं माना जाएगा। आप इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। जैसे कि अभी कोरोना आया था, अगर कोई बंदा कोरोना पॉजिटिव निकल गया, पता चल गया कि हाँ भाई इसको कोरोना है, तो क्या होता था, हम लोग सब उससे किनारे हो जाते थे, उससे अलग हो जाते थे। उसको बंदे को जो है क्वारंटाइन कर दिया जाता था, एक कमरे में बंद हो जाता था। एक तरीके से ये समझ लीजिए, पूरा घर, जिस घर जो था उसको एक कमरे में छोड़ देता था और सब कुछ उसको उसी रूम में ही करना होता था जब तक कि वो बंदा ठीक नहीं हो जाता था। तो ये जो है ये कोई अपराध नहीं है। अनटचेबिलिटी यहाँ पर कोई अपराध नहीं माना जाएगा। ठीक है, अगले अनुच्छेद को देखेंगे, अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 कह रहा है उपाधियों का अंत। उपाधियों का, अब हम उपाधियाँ देख लेते हैं क्या हैं। सेना अथवा विद्या संबंधी सम्मान के अतिरिक्त कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। भारत का कोई भी नागरिक किसी भी विदेशी राज्य द्वारा प्रदान की गई उपाधि भारतीय राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही स्वीकार करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अब इसको हम ऐसे समझेंगे, उपाधियाँ देखिए ऐसा होता है, पहले आज़ादी अंग्रेज़ों के समय में बड़े बड़े उपाधियाँ थीं, नाइटहुड था, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर की उपाधि थी नाइटहुड, इनके पास नाइटहुड की उपाधि थी। महात्मा गांधी को कैसरे हिंद कहा जाता था, कैसरे हिंद हो गया। विश्व बंधु, दीन बंधु, इस टाइप की उपाधियाँ चलती थी। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ, हमारा संविधान लागू हुआ, ये सारी उपाधियाँ उसी समय नल एंड वॉइड हो गई। ठीक, नल एंड वाइड हो गई। तब क्या होता था, तब सुल्तान होते थे। अभी कोई अपने आप को सुल्तान की उपाधि नहीं दे सकता। कोई महाराजा होते थे, महाराजा धीराज होते थे। इस तरीके की उपाधि कोई भी अपने आप को, स्वयं को या किसी दूसरे को नहीं दे सकता। ये उपाधियों का अंत हो चुका है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 18। ठीक है, आर्टिकल 18
के अंतर्गत इन सारी उपाधियों का अंत हो गया। अब हम देखते हैं कि भारत सरकार, जैसे आप लोगों ने देखा होगा पद्म भूषण, ठीक है, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, इस टाइप की उपाधियां देती है, पद्म विभूषण, विभूषण और भारत रत्न, ठीक, भारत रत्न भी दिया जाता है भारत सरकार के द्वारा। भारत सरकार के द्वारा जब भारत रत्न दिया जाता है तो ये जो उपाधियां हैं ये देती तो भारत सरकार ही है, लेकिन इन उपाधियों को भी हम अपने सरनेम के आगे या पीछे कहीं भी लगा नहीं सकते, आज सरनेम यूज़ नहीं कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल जैसे मैं चित्रलेखा हूँ तो मैं इस तरीके से नहीं लिख सकती हूँ भारत रत्न चित्रलेखा, ठीक है, इस तरीके से इस उपाधि का यूज़ नहीं कर सकती हूँ, ये गैर कानूनी है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे अगले पॉइंट को समझेंगे कि सेना या विद्या संबंधी सम्मान के विद्या संबंधी सम्मान, इसमें क्या होता है, इसमें किस तरीके की उपाधियाँ आती हैं। जैसे इसका जो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर, अब मैं अपने नाम के आगे जैसे ये तो लगा ही सकती हूँ, अगर मेरे पास अभी है नहीं लेकिन मैं मान लीजिए मैं डॉक्टरेट डिग्री ले लेती हूँ तो मैं अपने नाम के आगे लगा सकूँगी डॉक्टर चित्रलेखा, ठीक है। मैं PhD करने के बाद अगर मुझे डॉक्टरेट की उपाधि मिल जाती है तो मैं अपने नाम के आगे डॉक्टरेट लगा सकती हूँ। जो सेना में अधिकारी होते हैं जैसे लेफ्टिनेंट हैं, कर्नल हैं, ब्रिगेडियर हैं, तो इस तरीके की भी उपाधियाँ लोग अपने नाम के आगे लगा सकते हैं, इसे गैर कानूनी नहीं माना जाएगा। अब आते हैं लास्ट पॉइंट में, जो कि ये कह रहा है कि भारत का कोई भी नागरिक किसी विदेशी राज्य द्वारा प्रदान की गई उपाधि भारतीय राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही स्वीकार करेगा। से फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर भारत में इतने अच्छे काम कर दिए कि मैं फ्रांस घूमने गई, ठीक है, मैं फ्रांस घूमने गई, वहाँ की सरकार, जब मैं वहाँ पहुँची, मैं इतनी बड़ी सोशल वर्कर हूँ तो सरकार को पता है कि मैं जब फ्रांस गई तो वहाँ की सरकार ने मेरे को अपना जो है स्टेट की कोई उपाधि दे दी, ठीक है। लेकिन वो उपाधि मैं तभी उसको ग्रहण कर सकती हूँ, अपने पास रख सकती हूँ, जब मैं इसके लिए भारत की जो इस समय वर्तमान राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उनसे मैं पहले से पूर्व अनुमति के से ही मैं इस उपाधि को ग्रहण कर सकती हूँ, अन्यथा नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। आई होप ये जो अनुच्छेद अभी मैंने आप लोगों को 4 अनुच्छेद पढ़ाए हैं, ठीक है, जिसको कि हम कहते हैं राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक आता है, इसमें मूल रूप से समानता की बात की गई है। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता की बात की गई है, इक्वलिटी बिफोर लॉ। अनुच्छेद 15 में कह रहे हैं धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ राज्य कोई भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 16 में कह रहे हैं लोक नियोजन के विषय में सबको समान अधिकार दिए जाएंगे। कोई किसी भी पद का यदि पद पर नियोजन होता है सरकारी नौकरी के मामले में तो सभी को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। और इसमें 2 एक्सेप्शन भी हैं, अनुच्छेद 15(4) और अनुच्छेद 16(4) के तहत पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, इनको अपवाद स्वरूप रखा जाएगा। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता की बात कही गई है। अस्पृश्यता का अबॉलिशमेंट हो चुका है। यदि कोई व्यक्ति विशेष इसको फॉलो करता है, इस तरीके की बात सुनने को मिलती है, तो वो दंडनीय अपराध होगा, ठीक है। अनुच्छेद 18 में कहा गया है उपाधियों का अंत कर दिया गया है। कोई भी उपाधि यदि है तो उसको ख़त्म कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। विद्या द्वारा अर्जित विद्या संबंधी सम्मान या फिर सेना में कोई सम्मान, किसी को कोई रैंक किसी ने होल्ड कर रखी है, कोई रैंक होल्डर है, जैसे आपने मूवी देखी होगी तिरंगा, उसमें होते हैं ना ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह, ठीक है, तो वो ब्रिगेडियर की उपाधि अपने नाम के आगे लगाते हैं, तो उस टाइप का उपाधि हम लोग लगा सकते हैं, ठीक। आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में मिलूंगी जहाँ हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक हैं, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। आई होप आप लोगों को आज की क्लास ये पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को क्लास का अपना फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। यदि चैनल पर आए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाइएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रखिए। यदि कोई डाउट भी होता है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई वेलकम ऑल योर क्वेरीज, आई विल ट्राई माई बेस्ट, आई विल सॉल्व योर क्वेरीज। तो आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।